नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, रोचक और मजेदार कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिलों को छू जाएगा, आपके मन को भा जाएगा। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसे नए बदलाव भी दे सकती है। यह कहानी एक सुंदर और एक सुनार की खूबसूरत नौजवान बीवी की है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक सुनार रहता था। वह सुनार गहने बनाने का काम बहुत ही मन से किया करता था। इस वजह से उसके गहने दूर दूर के लोग जो उसे बनवाने आते थे। उसके बनाए गए गहने बड़े बड़े राजाओं के और उसे क्षेत्र के जितने भी अमीर लोग थे उनके घर की औरतें भी उसे सुनार की ही बनाए गए गहनों को पसंद करते थे। लेकिन उसे सुनार का अपना कोई नहीं था, उसके माता पिता भी नहीं थे और उसके परिवार में उसके सिवाय कोई नहीं था। उसने काफी अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। फिर उसने विचार किया कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। फिर उस सुनार ने एक खूबसूरत लड़की को देख कर के उसके साथ शादी भी कर लिया। वह लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ वह कम उम्र की थी। सुनार का उम्र लगभग 32 या 33 साल का, लेकिन उस लड़की जिसका नाम सोनाली था उसका उम्र लगभग 22 साल के आसपास में था। वह नौजवान थी, खूबसूरत थी कि जिसे कोई भी देखते ही मोहित हो जाता। वह सुनार को अपना पति बहुत ही अच्छी तरीके से और उस बहुत ही संस्कारी थी। हर तरीके से अपना पति परमेश्वर समझते थे। किसी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं थी। सुनार का परिवार बड़े ही अच्छे से खुशी से चल रहा था। लेकिन सुनार के बगल में एक पड़ोसी था। एक दिन उसकी नज़र जो है सुनार की बीवी पर पड़ जाती है और जैसे उस पड़ोसी ने सुनार की बीवी पर देखा, बस वह मोहित हो गया। वो उस पर लट्टू हो गया और वो सोचने लगा कि बस किसी न किसी तरीके से सुनार की बीवी को अपना हासिल तो करना ही पड़ेगा। वो वहाँ पर उसके साथ में कैसे रह सकती है। बस सुनार की जो बीवी पर उस पड़ोसी का बुरी नज़र पड़ गया। अब वह सोचने लगा कि किसी न किसी तरीके से उसको मेरे जाल में तो फंसना ही फंसना है। सुनार की जो बीवी था उसका नाम सोनाली था। बड़ी प्यारा नाम था। लेकिन सोनाली ने कभी भी किसी दूसरी पराया मर्द की तरफ आंख उठा करके नहीं देखती थी। पड़ोसी ने कई बार जाल फेंका, कई तरकीबें सोची। सुनार के दुकान के सामने अक्सर वह चेयर लगा के बैठा करता था कि कभी वह मेरे को देख ले, कभी कुछ इशारा तो मैं करूं, लेकिन वह कभी किसी पराया मर्द की तरफ देखती भी नहीं थी। बस वह काम से काम रखती है। कई बार जाल फेंका, कई तरकीबें सोची, लेकिन कोई भी तरकीब उस पड़ोसी का काम नहीं करता। फिर उसने सोचा कि किसी न किसी तरीके से तो मेरे को उसको हासिल करना ही करना है और इसको हासिल करने पहले तो मेरे को सुनार से दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर दोस्ती करके धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा तरकीब करना पड़ेगा जिससे उसका ये पूंजी खत्म हो जाएगा और वो लाचार होंगे, मजबूर होंगे। फिर उस पड़ोसी ने क्या किया, सुनार के साथ में उठना बैठना, धीरे धीरे उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर जो है वह चालाक पड़ोसी के साथ में अच्छा खासा दोस्ती हो गया। सुनार को अपने दोस्त पर काफ़ी भरोसा हो गया कि हाँ, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके साथ में अपना दुख सुख, अपने घर की चीज़ों को शेयर करना। अब उसे लगा कि मेरे संपर्क में इतना बढ़िया दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वह पड़ोसी बहुत ही चालाक था। उसकी बीवी पर उसकी बुरी नज़र थी, लेकिन वह किसी न किसी तरीके से उस सुनार को बर्बाद करना चाहता था। वह जो एक वैद्य के पास जाता है और वैद्य से कुछ पैसे दे करके और वह कहता कि क्या कोई आपके पास में ऐसी दवा है कि जो आंख की रोशनी को कम कर सकता है। उसने कहा हाँ है, और वहाँ से वह कुछ वैद्य से ज़बरदस्ती कुछ पैसे दे करके कुछ जो है दवाइयाँ लेकर के आता है। और जब वह दवा लेकर के आता है और वह सुनार को किसी न किसी माध्यम से वह उसको खिला देता था।
जिसकी वजह से 6 महीने अभी बीते थे कि सुनार की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। जब वह कम होने लगी तो वह अपने काम में उतना सही तरीके से साथ नहीं दे पाता, जिसकी वजह से अब गहने सही नहीं बना पाता था और वह धीरे धीरे उसका नाम और शोहरत कम होना शुरू हो गया। उसके जमा पूंजी जो भी थे धीरे धीरे खत्म होने लगे। बेचारा वह बड़ा परेशान हो गया। वह अपने आंखों का इलाज कराना शुरू किया, लेकिन उसका इलाज कोई भी सफल नहीं होता और धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होते चले जाते हैं। वो समझ नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या, आखिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन उसने किसी भी तरीके से 50,000 रुपये वह जमा पूंजी करके रखा था और वह सोच लिया कि अब तो मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चल ही गई, अब मैं अंधा हो जाऊंगा। फिर बुढ़ापे के समय में आखिर 50,000 रुपये मैं कहाँ रखूँ कि जो काम आएंगे। और ये 50,000 रुपया अगर मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ जो मेरा पड़ोसी है, और उससे ज़्यादा भरोसेमंद तो मेरे को लगता ही नहीं कोई है। फिर उसने अपने पड़ोसी दोस्त को बुलाया और कहा कि देखो, इस दुनिया में मेरी पत्नी के सिवाय अगर किसी पर भरोसा है तो वह तुम पर है, और मेरे पास 50,000 रुपये कुछ जमा पूंजी, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे रख लो और मेरे को जब जरूरत होगा तो तुम मेरे पैसे को दे देना समय समय पर। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने जो मेरे को इस लायक समझा, और ऐसा दोस्त मेरे को कभी दोबारा मिल नहीं सकता। मेरे को दे दो पैसे, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पैसे सही तरीके से हिफाजत में रहेंगे और जब जरूरत होगा तब मांग लेना। उसने कहा, हाँ यार, मुझे तुम पर ही भरोसा और किसी पर भरोसा नहीं। सुनार के आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई थी और वो सुनार 50,000 रुपये उसके जमा पूंजी करने के लिए उसके पास रख दिया था। कुछ समय बीत गए तो जब सुनार का पूरा काम धंधा बंद हो गया तो उसने अपने पत्नी से, सोनाली से कहा कि देखो जी, अब हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं और हमने अपने पड़ोसी दोस्त के यहाँ पर 50,000 रुपये मैंने जमा पूंजी दिए हैं, और जाओ उनमें से 1,000 रुपये तुम मांग करके लाओ। फिर वह सोनाली जब से वह घर में आई थी तब से वह घर से बाहर जो किसी बगलगीर के घर में कभी नहीं गई थी। लेकिन जब वह सोनाली उस पड़ोसी के घर पर जाती है तो वह पड़ोसी जो है घर पर रहता है और कहती कि मेरे पति ने आपको 50,000 रुपये जमा पूंजी दिए, उसमें से 1,000 रुपये मेरे को चाहिए। मेरे पति ने ऐसी ऐसी बातें कही है। उसने कहा कि देखो, मैं कितने दिनों से मैं तुमसे बातें करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। तो फिर सोनाली ने कहा, कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो उस पड़ोसी ने डायरेक्ट बोल दिया कि देखो, तुम्हारा जो पति है ना, अब वो अंधा हो गया है और अब उसके पास वह एनर्जी नहीं रह गई, अब वह ताकतवर नहीं है। और तो देखो, तुम अभी नौजवान हो, खूबसूरत हो, तुम अपनी जवानी झूठ में बर्बाद उसके साथ में करोगे। मेरी बात मानो कि तुम मेरे पास में रहो, मैं तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा, रानी। उसको छोड़ दो, उस बुढ़े को, उस अंधे को उसके साथ में रहना क्या जायज़ नहीं है। उसने कहा, खबरदार, मेरे पति के बारे में तुमने ऐसा कहा, जैसा भी हुआ है मेरा पति है, मेरा परमेश्वर है, और मैं, ये तुम क्या गंदी गंदी बातें करते हो। मैं जिस काम के लिए आया हूँ बस मेरा पैसा दे दो और मैं चली जाऊंगी। मेरे पति ने कहा 1,000 रुपये। बस वह पड़ोसी तुरंत भड़क पड़ता है और कहता है, कैसे पैसे, कौन सा पड़ोसी, मेरा कोई पड़ोसी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम कौन से पैसे की बात करते हो, क्या सबूत है, क्या गवाह है कि तुम्हारे पति ने मेरे को पैसे दिए। अरे मेरे पास किसी का कोई पैसा नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, जाओ तुम जहाँ जाना है जल जाओ। बस बेचारी वह बड़ा ही मायूस होकर के वह आकर के अपने पति को सारी की सारी बात बता देती। वह कहती कि वह पड़ोसी नहीं आपका पैसे देंगे। वह सीधा तो झूठ बोल दे रहा कि कोई मेरे पास पैसे नहीं है। बेचारा वह सुनार बड़ा ही दुखी होता कि मैंने कितना भरोसा करके उसको 50,000 रुपये अपने जमा पूंजी दिए थे ताकि बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन उसने उसको साथ में धोखा कर दिया। उसने कहा कि देखो, गाँव का जो प्रधान है ना, उसके पास में जाओ, शायद वह अवश्य उसका न्याय करेगा कि हाँ तुम्हारे पैसे दिला सकता है। फिर जो है वह अपनी पत्नी सोनाली को जो है उस गांव का मुखिया के पास में भेजता है। लेकिन मुखिया भी बहुत ही रंगराली था। जैसे ही उस औरत को देखता वह भी मोहित हो जाता है। कहता, अरे आज तक तो मैंने इतनी खूबसूरत औरत कभी देखी नहीं है, और बोलो क्या, किस काम के लिए तुम यहाँ पर आई हो। उसने कहा कि देखिए मुखिया जी, ये मेरा पड़ोसी ने ऐसे ऐसे मेरे पति के साथ में कर दिया, 50,000 रुपये जमा पूंजी, और वह मेरे को झूठ बोला। उसने कहा ठीक है। मुखिया ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे दिला दूंगा, लेकिन देखो
तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम उस बूढ़े अंधे सुनार के साथ में अपना जीवन क्यों बर्बाद करे हो? तुम्हें 50,000 रुपये वो भी दिलवा देंगे और मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपये देंगे। बोलो मेरी शर्त मंजूर है और बस हर रात जो तुम बस मेरी रंगीन करने के लिए आ जाना। बस बेचारी ये सुन करके बड़े ही वो अफसोस करती है कि ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर रहते हैं। मैं सहारा मांगने के लिए आ रही हूँ, सहायता मांगने के लिए रहे। एक गांव का मुखिया है, वह बोल पड़ती है, अरे प्रजा तुम पर विश्वास करती है, प्रजा के तुम विश्वास हो और तुम प्रजा का सहायता नहीं करोगे तो क्या करोगे? और ऐसी मेरे साथ में बातें करो। मैं तुमसे लास्ट आखिरी बार पूछना चाहती हूँ कि बता तू मेरी सहायता करेगा कि नहीं करेगा? 50,000 रुपये मेरे दिलवाएगा कि नहीं दिलवाएगा? उस मुखिया ने कहा अवश्य मैं दिलवाऊंगा, बस मेरी बात मान जाओ और मेरी रातें रंगीन कर दो। बस वह तुरंत आती है और सारी की सारी बात पति को बताते थे कि वह भी मेरा साथ नहीं देगा। उस पति ने कहा कि देखो मेरा एक जो है इस शहर का जो थानेदार है, थानेदार के पास में जाओ। वह थानेदार अक्सर मेरे घर पर आता था और हमने उसकी बहुत मदद की है। हमने उसके घर पे बहुत सारे गहने बनाए हैं और उससे मैंने कोई कीमत नहीं ली थी, बस कोई कमाई नहीं की थी। इस वजह से वह मेरी सहायता अवश्य करेगा। वह सोनाली जो है थानेदार के पास में जाती है और थानेदार में जब वो अपने सारी की सारी बात बताती है तो थानेदार भी वैसा ही निकला। उसने कहा हाँ मैं तुम्हारे पैसे अवश्य ही दिला दूंगा, लेकिन बस एक रात मेरे कमरे पर आ जाना, बस अगले दिन मैं तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा। जैसे यह बात सुनती है तुरंत सोनाली बेचारी आंखों में आंसू लिए चली आती है। मैं जिसके पास जाता रहा सबके दिमाग में बस एक ही बात गुजरता, कैसे लोग रहते, मैं किस पर भरोसा करूं, किसके पास जाऊं? कुछ उसे समझ नहीं था कि वास्तव में मेरे पैसे लग रहा है डूब ही गए, अब मिलने वाले नहीं है। वह आकर के अपने पति को बताती है। पति कहता है यार कोई भरोसे लायक है नहीं, आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? कैसे मेरे पैसे मिलेंगे? मेरी कितने मेहनत की जमा पूंजी थी और ऐसा लगता है कि मेरी जमा पूंजी डूब ही जाएगी। लेकिन आखिरी बार सोनाली से कहा कि देखो सोनाली, एक बस उम्मीद बची है कि शायद वह तुम्हारी सहायता कर सकता हम लोगों की। जो इस शहर का मुखिया है, वो शहर का मुखिया जो अवश्य हम लोगों की सहायता करेगा। सोनाली कहती कि नहीं, वह भी ऐसा ही दरिंदा होगा कि रहने दीजिए, वो पूंजी डूब गई, हम नहीं, मुझे तो भरोसा ही नहीं है। बेचारा उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन सुनार ने अपने पत्नी सोनाली को थोड़ा जोर दिया, कहा कि बस एक बार आखिरी मौका है, जाकर के शहर के मुखिया के पास में जाओ, शायद वह कर सकता है। फिर जो है वह शहर के मुखिया के पास में जाती है। शहर का मुखिया भी वही दरिंदा निकलता। उसने कहा हाँ तुम्हारे पास 50,000 रुपये तो है ना, ज्यादा तो है नहीं? और मैं तुम्हारे वो पैसे भी दिलवाऊंगा। 10,000 रुपये मैं तुम्हें खाने पीने को मस्त और तुमको अपने महलों में अपने घर में रानी के जैसे बना के रखूंगा, बस तुम उस सुनार को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जैसे ये सुनती है तुरंत मुखिया को, शहर का जो मुखिया रहता है उस पर भड़क करके भला बुरा बोल करके चली जाती है। बेचारी वो बड़ी मायूस हो जाती है और सुनार भी बड़ा मायूस हो जाता है कि लग रहा है कि मेरे सारे के सारे पैसे डूब गए। बेचारे कितने मेहनत से वे जमा पूंजी इकट्ठा किए थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो इस जमा पूंजी को घोट गए, कोई सहायता करने वाला नहीं है। उसकी पत्नी चूंकि बड़ी ही चालाक थी, होशियार थी, वह दिन रात एक ही विचार सोचती कि आखिर मेरे पैसे कैसे मिलेंगे। सुनार सोचता है कि शायद अब मेरे पैसे नहीं मिलेंगे और हे भगवान, इससे बेहतर क्यों ना आप मेरे को उठा ही लेते। आखिर बुढ़ापे में इतना कष्ट मेरे से सहन नहीं होता है, कैसे मैं अपना इलाज कराऊंगा, मेरी पत्नी का गुजारा कैसे होगा? कुछ उसे समझ नहीं आता और भगवान से दिन रात एक ही चीज कहता कि हे भगवान मेरे को उठा ले। लेकिन उसकी पत्नी 2-3 दिनों तक विचार करने के बाद अपने पति से कहती कि देखिए जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है और शायद उस तरीके से मेरे पैसे निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिनों तक मेरे मायके जाकर के रहना पड़ेगा। फिर जो है रातों रात उसने अपने पति को मायके भिजवा दिया। मायके भिजवा दिया। उसके अगले दिन जो है वह पड़ोसी के घर पर गई। तो पड़ोसी के घर पर गई तो कही कि देखिए जी, मैं आपके पास में आई थी और मैंने आपकी बातों को बहुत ही बुरी तरीके से लिया, लेकिन जब मैं बाद में गई तो उस पर मैंने विचार विमर्श किया तो मुझे अपनी गलती का आभास हो गया कि वास्तव में मैं अपने उस बूढ़े अंधे पति के साथ में मैं कैसे रहूंगी। अब मेरे को समझ आ गया, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, बस मैं आप जो करेंगे सब करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि आपको आज की रात जो है
मेरे घर पर आना है और आज मैं आपके साथ में भोजन करना चाहती हूँ और हम लोग जो मज़े करेंगे, पार्टी करेंगे, खूब अच्छे से रहेंगे। और पड़ोसी भी बड़ा हैरान होता है। बस वह तुरंत पड़ोसी कहता करे तुम मान गई? उसने कहा क्या करे, मैं उस बूढ़े अंधे सुनार के साथ में मैं कैसे रहूंगी? मेरा जीवन नरक बन गया। और जब मैंने विचार किया तो आपकी बातें सत्य हैं और आज मैंने आपके लिए पार्टी रखी और आज हम लोगों की रातें रंगीन हो गई। और पड़ोसी बड़ा ही खुश होता है। लेकिन उससे पहले वह जो है वह जाती है, एक बढ़ई के पास में जाती है और उस बढ़ई से कहती कि देखो भाई, मेरे को एक बड़ा सा संदूक बनाना है और जिस बड़े से संदूक में उसमें 3 पार्ट करने हैं और तीनों के तीनों पार्ट को जो है ऐसा बनाना कि उसमें एक आदमी आराम से बैठ सके। उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें इसको कब चाहिए? उसने कहा जितना जल्दी हो सके, 1 घंटे में बना दो और तुम इसके जो पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बस उस बढ़े ने तुरंत अपने आदमियों को लगा करके और ऊंची रकम पर जो तुरंत उसको बना करके जैसा कही और उसके घर पर जो है भिजवा दिया और वह अपने घर के एक कोने में आगे ही रख देती है। फिर जो है उसी दिन वह जो है उस गांव का जो मुखिया रहता है उसके पास भी जाती है और कहती है कि मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैंने पता नहीं क्या क्या आपको भला बुरा बोल दिया और आपकी बातें मेरे को उस दिन अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं उस बात पर मैंने विचार विमर्श किया तो वास्तव में आपने जो कहा सत्य कहा। मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और मैं बस आपके साथ ही रहूँगी। आप जो कहेंगे वो करूँगी, लेकिन बस आपको एक काम करना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप जो है एक बार मेरे घर पर जो है मेरी जो है एक दावत छोटी सी रखी, आप मेरे घर पर आइएगा और हम दोनों लोग वहाँ पर खाएंगे पिएंगे, मस्त करेंगे, मौज करेंगे। गांव का मुखिया बड़ा ही हैरान होता, बड़ा ही खुश होता। उसका दिल कहता है अरे तुम बुलाओ और मैं ना खाने आओ दावत पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस तुम बस इंतजार करना और मैं अवश्य ही हाजिर रहूँगा। 100 नहीं, मैं 110% की गारंटी देता हूँ कि मैं आऊँगा ही आऊँगा। बस वो वहाँ से निकलती और तुरंत थानेदार के पास में जाती है। थानेदार को भी अपने जाल में फंसाती है और उसे भी दावत देती है। और थानेदार ने कहा अरे ऐसी क्या बात है, तुम अभी अब दावत के लिए एडवांस तुम 1000 रुपये ले लो और जाओ, जो चीज़ें दारू शराब जो चीज़ें चाहिए सब व्यवस्था कर लेना। बस हज की रात तुम्हारे साथ तो होना ही होना है और मैं मिस ऐसा नहीं कर सकता। भले ही सारे काम छूट जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें तो अपनी रानी बना करके रखूँगा। थानेदार को भी इनवाइट कर देती है और फिर जो है वही हादसा उस शहर का जो मुखिया रहता है उसके पास भी जाती है। शहर का मुखिया को भी दावत पर भेज देती है और शहर का मुखिया ने उसे 5000 रुपये दिए, कहा कि लो मैं तुम्हें एडवांस दे रहा हूँ और आज की रात तुम्हारे नाम होगी। और बस शहर का मुखिया को भी दावत पे आ जाता है। इस तरीके से वह 3 के तीनों लोगों को दावत पर बुला लेती है। शाम का समय होता है तो जैसे शाम होता है तो पड़ोसी इंतजार कर रहा होता है शाम के समय में। इधर जो दिन भर जो है खाना बना करके हर चीज़ का व्यवस्था कर करके वह एक कमरे में ले जाती है और अपना व्यवस्था कर देती है। अपना खाने पीने का दारू शराब हर चीज़ का व्यवस्था कर देती है। पूरा अच्छे तरीके से घरों को सजा देती है ताकि हाँ वास्तव में लगे कि आज दावत है, पार्टी है। घर का पड़ोसी जो रहता है वह तुरंत दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे शाम ढलती है घर के अंदर आ जाता है। वो आती है घर के अंदर और एक कमरे जो कोने में रहता है घर के सबसे पीछे वाले में, उसको उस कमरे में ले जाती है और कहती कि देखो ये मेरा सबसे बेहतरीन रूम है और मैं जो है इसी के साथ अपने पति उसके साथ सोती थी और मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसी रूम में कमरे में पार्टी करेंगे, मज़े करेंगे, मस्त करेंगे। बस वह कहती कि लेकिन इसके लिए तो आप ये सब मज़े करेंगे, पार्टी करेंगे तो ये जो आपके कपड़े हैं, कपड़े रोकेंगे, इसलिए आप इन कपड़ों को निकाल दीजिए और बस तैयार हो जाइए, हम लोग मज़े करेंगे। फिर जो है आप रोमांस करिएगा। उसने वहाँ पर खाना रखा, दारू रखा, शराब रखा, हर चीज़ों को रखा और वह मस्त खा ही रहा था तो जब दरवाजे खटखटा जाता। जैसे दरवाज़ा खटखटाता, दरवाजे पर वह एक औरत को लगा रखी थी। वह कहती है कि अरे मालकिन जी, अरे आपके भाई साहब आए हैं। जैसे वह भाई साहब का नाम लेता, रही मेरा भैया आ गया। वह थोड़ा जो पड़ोसी रहता घबरा जाता है, कह रहे मेरे को इस स्थिति में देखेगा तो क्या होगा।
बस वो सुनार की मालकिन जो बीवी रहती सोनाली कहती करे आप घबराइए नहीं, भैया को अभी मैं कह करके उनको मैं विदा कर देती हूँ, बस आप यहाँ पर रहिए। और वह वहाँ से निकलती है और जो है दरवाजे को बंद कर देती है। जैसे दरवाजे को बंद करती है तो गांव का मुखिया रहता है, और जब गांव का मुखिया दरवाजा खोल करके अंदर आती है उसके लिए भी हर तरीके का व्यवस्था की रहती है। कहती कि मुखिया जी बस आप आ गए, तब तक आप भोजन करिए। मुखिया कहता करे यार भोजन तो होगा, पहले तो तुम मेरे पास में बैठो। वह थोड़ी समय कुछ पास में बैठती है और वह उसके ऊपर हाथे फेरता है, लेकिन वो उसके हाथ पकड़ लेती। कहती कि मुखिया जी अभी सब काम तो बाकी ही बाकी है। मुखिया का हाथ पकड़ करके कहती कि कुछ देर इंतजार करिए, सब्र नहीं हो रहा है, अरे पहले दावत करिए, भोजन करिए। बस और जैसे ही दावत अभी लेने ही वाला रहता है तब तक दरवाज़ा फिर से खटखटा जाता है। और जैसे दरवाज़ा खटखटाता है तो बाहर जो लड़की लगी रहती है वह कहती कि अरे मालकिन जी, अरे आपके भाई साहब आए हैं। जैसे कहते कि आपके भाई साहब आए हैं, तुरंत वह जो है हैरान हो जाती है। लेकिन इससे पहले वह जो सोनाली रहती बड़ी होशियार रहती, उस मुखिया का भी कपड़े निकलवा चुकी रहती है। अब सोनाली थोड़ी सी वह भी घबरा जाती है, अरे आपको कहीं छुपाना पड़ेगा, कहाँ छुपाऊं कुछ समझ नहीं आता। वह मुखिया भी इधर छुपता उधर छुपता, ये छुपता, कहती अरे तुरंत वो उस संदूक का एक दरवाजा खोलती और कहती आप इसमें चुपके से बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। और बस वह उसमें बैठा देती है और बाहर से ताला मार देती है। जैसे जब बाहर से ताला मार देती है तो थानेदार रहता है और थानेदार आता है, उसके लिए मान सत्कार सब कुछ करती है, खाना निकालती है, लेकिन कहता है यार पहले मेरे को आज मेरे अंदर का जो भूख है ना उसको तो शांत करो। कहती कि ठीक है मैं शांत तो कर देंगे, लेकिन आप कपड़े तो निकालिए, खोलिए, तब तो आप सब कुछ का जो भी इच्छाएं पूरी होगी। बस वह थानेदार को भी सारे के सारे कपड़े निकलवा करके रख देती है। और जैसे थानेदार बैठता है तब तक जो दरवाजा खटखटा जाती है। फिर वही औरत बोलती है अरे मालकिन जी, अरे आपके भाई साहब आ गए हैं। सोनाली कहती है अरे भाई साहब आ गए, अरे मैं क्या करूं। ये भी घबरा जाती है, थानेदार भी घबरा जाता है, अरे मेरे को देखेगा तो क्या कहेगा। इस हालत में वह इधर छुपता उधर छुपता, छुपने लगता है। लेकिन फाइनली सोनाली समझ जाती है कि बस इसको भी मौका दिख गया छुपने का, और वह तुरंत उस संदूक का दूसरा पार्ट खोलती है और उसमें उस थानेदार को बैठा करके बंद कर देती है। बस तीसरा नंबर का जो रहता है तो कहता अरे मैं शहर का मुखिया हूँ। शहर का मुखिया घर के अंदर आता है, और जब शहर के मुखिया जब घर के अंदर आता है तो वह जो है उसका भी वह सोनाली जो है अच्छे से मान सम्मान करती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। और उसका भी कहता है शहर का मुखिया अरे ये बहुत देर हुआ, इतना देर तुम सब्र करा, इतनी रात हो गई है, अरे जल्दी से मेरे अंदर का भूख शांत कराओ। वह भी कहती कि अरे कपड़े तो निकालिए, खोलिए, तभी तो सब कुछ शांत होगा। और बस जैसे ही कपड़े निकालता है फिर उसने दरवाजा खटखटा ही दिया। अरे मालकिन जी, अरे ये आपके भाई साहब आए हैं। अरे वह शहर का मुखिया भी घबरा जाता है और उसको भी उस बाक्स के तीसरे खाने में बंद कर देती है। बस तीन के तीनों लोग, थानेदार, गांव का मुखिया और शहर का मुखिया जो है बंद कर देते हैं। जब बंद हो जाता है तो फिर जो है उस कमरे के अंदर जाती है और जो गांव का पड़ोसी रहता है उसके पास जाती है। कहती करे मैंने बड़ी मुश्किल से अपने भाई को समझा बुझा करके हमने विदा किया है, मेरा भाई जाने को नाम ही नहीं लेता घर के अंदर आने को, लेकिन मैंने किसी तरीके से कुछ पैसे देकर उसको मैंने ख़त्म किया। बस अब हम लोगों की रातें रंगीन हो गई। लेकिन यहाँ पर नहीं, चलिए ना वहाँ पर एक हमने प्रॉपर बॉक्स बनवाया, उस बॉक्स पर एक खूब अच्छा सा बेड बिस्तर लगेगा और वहीं पर हम लोग खूब मज़े करेंगे। और वहाँ पर उस बक्से के ऊपर जो एक बढ़िया सा बिस्तर लगाती है और वहाँ पर उस पड़ोसी को लेटा देती है। और जैसे लेटाती है उस पड़ोसी के हाथ और पैर दोनों को बांध देती है। और बांधने के बाद कहती कि बोल तू मेरा पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा। वह कहता करे क्या कर रही हो, ये क्यों बांध रही हो। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं बांध ही नहीं हूँ, मैं तो आपके साथ में रोमांस करूँगी, पहले मैं करूँगी तब जाके आपको। पड़ोसी कहता रहे मेरे को इतना क्यों तड़पा रही हो, ऐसे मत करो, मेरे हाथ खोल दो। लेकिन वह कहती कि नहीं पहले आप मेरे पैसे बताइए, देंगे ना। उसने कहा अरे पैसे की बात 85,000 तो है ना, मैं 1 लाख दूंगा तुम्हें।
लेकिन बस मेरे हाथ को खोल दो और मैं तुम्हारे साथ में आज रातें तो रंगीन करने दो। उसने कहा बस सब कुछ होगा, लेकिन आप मेरे पैसे पहले दे दीजिए। उसने कहा हाँ मैंने तुम्हारे पैसे लिए, मैंने बोला ना 50,000 के बदले 1 लाख दूंगा, लेकिन आओ थोड़ा सा रोमांस तो करने दो। हाँ, उसने कहा हाँ रोमांस तो करेंगे। फिर उसने एक रस्सी जो हाथों की खोल दी और बस उसके बगल में बैठ गई। और जैसे ही बैठ गई, अब वह उसके साथ कुछ हाथाबाई हाथ फेरने लगा, लेकिन तुरंत वहां से उठती है और अपने कपड़ों को फाड़ देती है। जैसे वो अपने कपड़ों को फाड़ देती है और कपड़ों को फाड़ने के बाद तुरंत बाहर जाकर के चिल्लाने लगती है, अरे घर में चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। रात हो गई रहती है और जैसे चोर 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 की बातें सुनती है, बस तुरंत अगल बगल के लोग वहां पर मौजूद हो ही जाते हैं और बस उसको देखते हैं, अरे ये कपड़ा नहीं पहना था। और अंधेरे में गांव वालों ने उसको खूब धोया, खूब धोया, खूब धोया। धोने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। जब उसकी हालत खराब हो गई तो उसने कहा कि देखो ये जो है चोर है और इसका जो है न्याय जो है, इसको जो नगर का राजा है उसके पास में जाना पड़ेगा। और अगले दिन उसको राजा के पास ले जाया गया। जब राजा के पास ले जाया गया तो सोनाली ने कहा कि देखिए महाराज, मैं आपसे सीधा सीधा बात कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति ने मेरे पति के 50,000 रुपये लिए हैं और यह 50,000 रुपये मेरा नाम नहीं ले रहा था देने के लिए। तो वह वहाँ पर पड़ोसी आग बबूला हो गया था, कहता कि मैंने पैसे नहीं लिए, झूठ बोल रही है। उसने कहा देखो पड़ोसी, तुम मेरे पति के साथ में धोखा किए हो, मेरे पैसे दे दो। तो फिर राजा ने कहा ये तो तुम्हारे पैसे लिया है, लेकिन इसके क्या सबूत है? तो सोनाली ने कहा मेरे पास राजा साहब सबूत हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक बैलगाड़ी भेजना पड़ेगा। वह पड़ोसी भी बड़ा हैरान हो जाता है, कब तक तो मेरे साथ में इतना कर दिया, लेकिन इसके पास क्या सबूत है? आखिर कौन कौन बताएगा, कौन जानता? कोई तो जानता नहीं। फिर वो बैलगाड़ी क्यों मांग रही? वह बैलगाड़ी जो है उसके सैनिक ले जाते हैं और वो संदूक लेकर के आते हैं। तो संदूक ले जाते हैं और वहां पर लोग बैठ जाते हैं उस संदूक पर। लेकिन वो राजा कहता कि यार ये जो बात है तुम अपने गांव के मुखिया के पास कर सकती थी, ये तुम्हारा जो थानेदार है उसके पास शिकायतें ले जा सकती, शहर का मुखिया उसके पास ले, मेरे पास आने की क्या जरूरत है? सोनाली ने कहा महाराज मैं आपसे झूठ जटाई की बात नहीं करता। जब मैं गांव के मुखिया के घर गई तो वो था ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर मैं शहर के मुखिया के पास गई, वो भी नहीं था। थानेदार के पास गई, वो भी नहीं था। उसने कहा ऐसी बातें कहकर तुम झूठ बोल रही हो, तुम बातें बना रहे हो, तुम एक नंबर की मक्कार हो। सोनाली ने कहा महाराज अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपने सैनिकों को भेज करके पता करवा लीजिए, अगर होंगे तो ठीक है, मैं झूठ बोल रहे। फिर उस राजा ने अपने सैनिकों को भेज करके पता लगाया तो वास्तव में कोई भी नहीं था। राजा भी बड़ा आश्चर्यजनक होता कि आखिर गए तो गए कहाँ, तीनों लोग आखिर गए तो गए, कुछ उन्हें समझ नहीं आता है। तो फिर उसने कहा चल ठीक है मैं तुम्हारी बातों को मानता हूं, लेकिन क्या सबूत है कि ये जो तुम्हारा पड़ोसी है इसने तुम्हारे पैसे लिए हैं 50,000 रुपये? उसने कहा सबूत महाराज ये जो संदूक है ना, इस संदूक के चारों तरफ आप जो सूखी घास बिछाइए और सूखी घास में आग लगा दीजिए, ऑटोमेटिक इस संदूक से तब पूछिएगा, ये संदूक में से आवाज आएगा, इस संदूक बोलेगा। फिर वैसा ही हुआ, संदूक के चारों तरफ जो सूखी घास बिछा दी गई और आग लगा दिएगा। अब संदूक जो गर्म होने लगा तब उस राजा ने संदूक के पास में आया और संदूक से पूछा बोलो क्या ये बात सत्य है कि इस पड़ोसी ने इसके 50,000 रुपये लिए थे? अचानक उसमें से तीनों की आवाज आती है, हाँ महाराज, इन्होंने 50,000 रुपये लिए थे, बल्कि इन्होंने कहा कि 50,000 के बदले मैं 1 लाख दूंगा और इसने 50,000 के बदले 1 लाख देने का वादा किया है महाराज, ये बात सत्य है। फिर जो तीनों जैसे वह आवाज सुनते हैं राजा कहते करे इसके अंदर तो कोई इंसान लग रहा है। फिर उसका ताला खोला जाता है और जैसे तो ताला खोला जाता है तो तीनों गांव का मुखिया, थानेदार और शहर का मुखिया तीनों नंगे हालत में, जब नंगे हालत में जब वहां पर पूरे राज दरबार में जब खड़े होते थे तीनों शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। उनकी हालत को देख करके लोग भी हैरान हो जाते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता, क्या है? फिर उस राजा ने कहा कि आखिर इन लोगों को तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बात है? फिर वह महिला सोनाली सारी की सारी बात शुरू से अंत तक राजा को बताती है।
जैसे जब यह बात बताती है तो तीनों लोगों को कुछ समय के लिए जेल खाने में बंद किया जाता है और फिर उस पड़ोसी से 50,000 के बदले 1,00,000 रुपए उससे दिलवाया जाता है और उसे भी जेल खाने में कुछ दिनों के लिए डाल दिया जाता है। उन लोगों की सजा मिलती है और फिर उसके साथ साथ उन सभी लोगों को मुख पर काली पोत करके पूरे राज्य में घुमाया जाता है ताकि कोई भी बंदा जो किसी का पैसे लेकर के हड़पने की कोशिश ना करे, झूठ जटाई नहीं बोलने की कोशिश करे, वरना उसके साथ भी ऐसा होगा। इस तरीके से उस चतुर महिला ने, सुनार की जो बीवी सोनाली थी ने, उसने अपने पैसे निकाले। तब वह अपने पति को संदेशा भिजवाती है और अपने पति को घर पर लेकर के आती है और वह उसके पैसे जो थे उसके पैसे भी उसे सही तरीके से मिल जाते हैं। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी मेरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।